नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के साइंस विषय के सिलेबस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से पढ़ें जिससे आप आसानी से इस भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें और अच्छे रैंक से पास आउट हो सकें। तो हम इस वीडियो में साइंस के सिलेबस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं परीक्षा की स्कीम। आपके सामने है जो परीक्षा है वो टोटल 400 अंकों की होगी और इसमें आपके जो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल आपके 400 अंकों की ये परीक्षा होगी और जो 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर आपके 200 अंक का होगा। पेपर फर्स्ट जो है ये भी 200 अंक का होगा और पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट का है वो भी 200 अंकों का होगा। पेपर फर्स्ट जो है इसमें द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, पहले पेपर का जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे का रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी पहले पेपर में आपके 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल अंक हो गए आपके 200। जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क, यानी आपने यदि 3 क्वेश्चन सही किए हैं और एक अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 2 क्वेश्चन ही सही माने जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो सही है उसको एक गलत क्वेश्चन खा जाएगा। 1/3 का रूल यही होता है। रोंग आंसर सेल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल, यदि आप ओमआर में एक से ज़्यादा चॉइस भरते हैं या गलत चॉइस भरते हैं तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग में आएगा। द मिनिमम क्वालिफिंग मार्क्स शेल बी, कम से कम 40% अंक आपको लाना अनिवार्य है। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5% छूट है, यानी उनको 35 मिनिमम अंक लाना जरूरी है, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा चाहे आपके कितने भी टोटल मार्क्स हो, यदि 35% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग, इसमें फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसके बाद और है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो सेकंड पेपर है इसमें द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ये भी 200 अंकों का होगा और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इस पेपर में आपके टोटल 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर ईच एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। इसमें भी आपके मिनिमम पास आउट होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5% की छूट है, यानी उनको भी पास आउट होने के लिए मिनिमम 35% अंक लाने जरूरी हैं। इसके बाद यानी आपके फर्स्ट पेपर में अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर में भी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 अंकों के, सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 अंकों के। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो सेकंड पेपर है इसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट साइंस सब्जेक्ट मैटर, यानी 10 तक आपको जनरल साइंस की जानकारी होनी चाहिए, 10 तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट फिजिक्स सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैटर, और इसमें नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑफ अबाउट बायोलॉजी सब्जेक्ट मैटर, यानी 10 तक जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12th स्टैंडर्ड के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे, इसको हम आगे डिटेल सिलेबस में कंसिडर करने वाले हैं। ये आपके सामान्य ज्ञान का है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व,
राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, इस पर फोकस रहेगा। और इसमें आप आगे जोड़ दें राजस्थानी संस्कृति, कर्षक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये भी इसमें आप इंक्लूड कर लें। ये रहेगा आपके पेपर फर्स्ट का। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के संदर्भ में। तो ये राजस्थान का जो जीके हैं, ये आप अगर पढ़ना चाहें तो राजस्थान आरबीसी बोर्ड जो था उसकी आरबीसी बोर्ड जो था उसकी बुक्स जो आती हैं, इस पे राजस्थान अध्ययन नाम की बुक आती है। आरबीसी बोर्ड, जब आरबीसी बोर्ड का जो सिलेबस चलता था उस समय एक बुक आती थी राजस्थान अध्ययन, 2-3 टुकड़ों में ये है। तो आप ये बुक स्टेशनरी दुकान से खरीद लें, उसको पढ़ें, जिससे आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा और उसमें तथ्यात्मक बातें ही दी गई हैं। तो ये आपके लिए बुक हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा भी आप राजस्थान अध्ययन की अन्य बुक्स ले सकते हैं, लेकिन जो आरबीएससी बोर्ड का सिलेबस था पहले जो चल रहा था, अभी तो एनसीईआरटी का चल रहा है, उसमें राजस्थान अध्ययन की 3 किताबें आती थी। वो किताबें आप जरूर परचेज करें और उससे पढ़ें तो आपको फायदा मिलेगा। फिर राजस्थान का भूगोल, स्थिति विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक के मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश में प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं, ये राजस्थान के भूगोल में रहेगा। ये भी आपको राजस्थान अध्ययन की बुक में आसानी से मिल जाएगा। फिर मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं, और राजस्थान के करंट अफेयर के मामले, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये आपके फर्स्ट पेपर में कैरी रहेगा। सेकंड में चलते हैं। इसमें विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी 10 तक आपको जनरल साइंस का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको फिजिक्स चाहे, केमिस्ट्री चाहे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें सेकंड की, तो जीव विज्ञान में आपके सीरियस सेकंड स्तर का ज्ञान आएगा। जनरल, इसमें शैवाल, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी, आवर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण, आवर्तबीजी पादपों की आकृति, मूल, स्तंभ, पर्ण की संरचना, रूपांतरण, पुष्प और बीज की संरचना, ये आपके 11th में मिल जाएगा। पादप शरीर, उत्तक, उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि, ये भी आपके 11th में है। तो ये आपको 11th एनसीईआरटी बुक से कैरी करना है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की लाइनों से उठेंगे तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। पादप कार्य की परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि और गतियां, पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थिति, जैव विविधता, इसमें ये आपको 11th में मिल जाएगा। इसका कुछ 11th और 12th में मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, पुनर्योजित डीएनए तकनीक, ट्रांसजेनिक पादप जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ये आपको 12th एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। कोशिका की संरचना, कोशिका सिद्धांत, कोशिका विभाजन, ये आपको 11th में मिलेगा। पादपों का आर्थिक महत्व, ये आपको 11th और 12th दोनों में थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। आगे अगर सिलेबस की चर्चा करेंगे तो जीव विज्ञान पार्ट बी, आनुवांशिकी, मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए आरएनए की संरचना, वंशागति का आणविक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण और आनुवांशिकी विकास, जंतु जगत का वर्गीकरण, एक कशेरुकी संघ तक का और कशेरुकी का वर्गीकरण, ये आपको 12th में मिलेगा, ये आपके 11th में मिलेगा। मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सी अनोक्सी शोषण, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जित पदार्थ, रक्त की संरचना, ये भी आपको 11th में मिल जाएगा। मेरी एक बात आप गांठ बांध के नोट कर लें कि एनसीईआरटी बुक आपको चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो है, पढ़नी ही पड़ेगी, वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप बाहर से कितना भी पढ़ें, यदि आपने एनसीईआरटी बुक की लाइनें नहीं याद की हैं तो आपको इसका पछतावा जरूर होगा। तो आपको एनसीईआरटी बुक है रट लान, सारी की सारी एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं वो रट लो, वहीं से लाइनें उठ के आएगी। फिर मानव में परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथि, एंटीजन एंटीबॉडीज,
अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। ये 11th का है। मानव तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका संवेग और पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार और पेशीय संकुचन अधिकांश 11th का ही पार्ट है। फिर मानव में नर जनन तंत्र और मानव रोग, संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक तथा हेलमिंथिस जनित रोग 12th में। जैव विकास, जंतु का आर्थिक महत्व, ये भी आपको 12th बायो की बुक में मिलेगा। अब चलते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। ये भी आपको 11th-12th की बुक से मिलेगा। दृढ़ पिंड गतिकी, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, दोलन, सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण अनुनाद, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उष्मा इंजन और प्रशीतक, तरंगे, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, स्थिर वैद्युतिकी, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और इसका अनुप्रयोग, विद्युत धारा, किरचॉफ के नियम, व्हिटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी, प्रकाशीय, सूक्ष्म एवं दूरदर्शी, व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवण व ध्रुवणमापी। ये आपके फिजिक्स का सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान इसमें क्वेश्चन आएंगे। फिर परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, नाभिक द्रव्यमान शक्ति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक विकिरण और संलयन, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, त्वरक द्वार, डायोड, दिष्टकारी के रूप में और जिना डायोड। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहले है आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म। परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पावली का अपवर्जन नियम, ओबो सिद्धांत, कक्षकों के प्रकार। ये आपको 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 2 है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, उसमें मिलेगा कुछ, और कुछ मिलेगा आपको परमाणु की संरचना में। ये यहाँ तक परमाणु की संरचना में मिल जाएगा आपको। और अगला जो है चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, इसमें फिर है हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन, आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता। तो ये जो पहला यूनिट है, ये आपको 11th की सेकंड यूनिट या सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, उससे मिल जाएगा। तो एक तो परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, वहां से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद एस और पी ब्लॉक तत्व, सामान्य परिचय इनका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति कहाँ से, इनकी ऑक्सीजन अवस्था, भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तियां, अक्रिय युग्म प्रभाव। ये आपको एस ब्लॉक वाला मिल जाएगा 11th क्लास की केमिस्ट्री की सेकंड बुक में, और पी ब्लॉक मिल जाएगा 12th केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक में। लेकिन जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें एस और पी ब्लॉक तत्व नहीं है। इसके लिए आपको पुरानी बुक जो है कोरोना काल से जो पहले चलती थी वो रिफर करनी पड़ेगी। वर्तमान में जो एनसीईआरटी बुकें चल रही है उसमें ना तो एस ब्लॉक मिलेगा और ना ही आपको पी ब्लॉक मिलेगा। तो इसके लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी की किताबें लानी पड़ेगी। फिर रासायनिक साम्य, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के नियम, ला सातेले का नियम। रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य आपको 11th केमिस्ट्री की जो 11th केमिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर है साम्य अवस्था। उसमें आपको रासायनिक साम्य के टॉपिक और आयनिक साम्य के टॉपिक भी मिल जाएंगे। तो आयनिक साम्य में अम्लसार साम्य, पीएच मान, समान प्रभाव, बफर विलयन और अम्लसार अनुभव, ये आपको साम्य अवस्था वाले चैप्टर से मिल जाएगा। फिर गैसीय अवस्था, ये वर्तमान में जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें नहीं है। इसके लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी बुक रेफर करनी पड़ेगी। फिर गैसीय अवस्था में आपके क्या क्या है, गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स नियम, अवोगाद्रो का नियम, डोल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राम विसरण नियम और गैसों का अनुगतिक सिद्धांत। ये आपको गैस वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर है द्रव अवस्था में द्रवों के गुणधर्म, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता। ये भी आपको 11th क्लास की जो पुरानी कोरोना काल से पहले एनसीईआरटी बुक चलती थी उसमें देखने को मिलेगा। उसमें चैप्टर का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। उसमें पहले गैस अवस्था के बारे में, फिर द्रव अवस्था के बारे में, ये चैप्टर आप रेफर करें। उसके बाद नंबर 7 जो यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ने हैं ठोसों के गुणधर्म, वर्गीकरण, इकाई कोशिका उनके प्रकार, क्रिस्टल संकुलन, सामान्य आयनिक गुणों, यौगिकों की संरचना, क्रिस्टल में त्रुटियां, चाहे फ्रैंकल हो चाहे शॉर्ट की। ये भी आपको 12th केमिस्ट्री की जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसके पहले चैप्टर में मिल जाएगा। तो आपको नई एनसीईआरटी बुक चाहे आपके पास हो नहीं हो, कोरोना काल से पहले की जो एनसीईआरटी बुक थी वो आपको रेफर करनी पड़ेगी।
फिर ये वर्तमान में भी ये विलियन पहला ही चैप्टर है, विलय विलायक विलियन, विलियन की सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल बिन भार प्रतिशत, विलियन के प्रकार, गैसीय विलियन, द्रव विलियन, ठोस विलियन और राउल का नियम। फिर आदर्श अनादर्श विलियन, विलियन के अनुषंगी गुणधर्म, ये भी आपको विलियन वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। आगे जब चलें तो यहाँ आता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, सामान्य गुणधर्म। ये आपको 11वीं केमिस्ट्री में मिलेंगे। नामकरण के आईयूपीएसी नियम, अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, त्रिविम प्रभाव, समावयवता, संरचनात्मक और त्रिविम। ये आपको 11वीं केमिस्ट्री में मिलेगा सेकेंड बुक में। फिर इसी बुक से आगे वाला जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वो मिल जाएगा आपको। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, प्रकार, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरिन। हाइड्रोकार्बन का विचरण, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ये भी आपको 11वीं केमिस्ट्री से मिल जाएगा। तो यदि आप 11वीं और 12वीं केमिस्ट्री से रिलेटेड लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहें तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ये पहली यूनिट जो है आवर्त सारणी परमाणु गुणधर्म, ये आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगी। एस और पी ब्लॉग अभी अपलोड नहीं किया है, मैं कर दूंगा जल्दी। रासायनिक आयनिक समय, ये भी मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा जो विलियन वाला यूनिट है ये भी आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। फिर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, सामान्य गुणधर्म, ये भी अपलोड किया हुआ है। और हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक है ये भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। ये यूनिट आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी जो यूनिट बचती है जैसे ठोस अवस्था, द्रव्य की अवस्थाएं, गैसीय अवस्था, आयनिक और रासायनिक समय, ये भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी केमिस्ट्री की लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए प्रिपरेशन आसान कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इजी वे में हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट समझाई गई है। और केमिस्ट्री से रिलेटेड यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर को अभी से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं टेलीग्राम चैनल पर पुनः इससे रिलेटेड नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और यदि आप लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें, और किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपके लिए फिर उपलब्ध होऊंगा ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।